Namaste. I welcome you all in our today's live discussion on valuation of real property, Unit 30.3 of our subject Retail Banking and Wealth Management. आज के लाइव डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको वेलकम करता हूं। बिफोर इनिशिएटिंग आवर डिस्कशन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स so that we can respond it immediately. So let us start for our discussion. जो हमारी कल कल जो हमने लाइव डिस्कस कल जो हमने मैराथन डिस्कशन यही टॉपिक पे जो हमने किया था, उसमें हमने काफी चीजें समझ ली थी कि किस तरह से लैंड का वैल्यूएशन किया जाता है, वैल्यूअर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हम लैंड का वैल्यूएशन करते हैं, किस तरह से लैंड विथ कंस्ट्रक्शन ऑन देयर अपॉन इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो हमने जानकारी ली थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कल के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा होगा, कल के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कल के वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि उसी के साथ आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट वी वी विल सी नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, एट द टाइम एक उसका एस्टिमेटेड लाइफ डिसाइड किया जाता है। एंड वैल्यूअर की ये ड्यूटी है कि जब वो वैल्यूएशन करता है तब हमें बता दे कि बिल्डिंग का कितना लाइफ अभी बाकी है, व्हाट इज द फ्यूचर लाइफ ऑफ दैट साइट फॉर दैट प्रॉपर्टी। A valuer has to estimate the future life of the building during which it can yield an assured income while conducting the valuation of land and land with building constructed on it. तो जब वैल्यूअर कोई प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करेगा, वैल्यूएशन करेगा जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन है, उसमें वैल्यूअर की ये ड्यूटी है कि वो कंपनी का फ्यूचर प्रोडक्टिव लाइफ बताए ड्यूरिंग विच उस प्रॉपर्टी से ओनर को इनकम मिल सकती है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? तभी ऑन द बेसिस ऑफ दैट buyer can decide the value or seller will understand the value of his property. A building loses capital value with passage of time due to wear and tear, advent of new technology, and provision of improved amenities in new building, etc. तो जैसे जैसे टाइम चला जाता है, एज द टाइम प्रोग्रेसेस, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। बिकॉज सी देर आर टू डिफरेंट वे। एक तो मार्केट वैल्यू इसकी अप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू ड्यू टू वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप एंड बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इम्प्रूव्ड एम्यूनिटीज, उसमें देर इज लॉस इन कैपिटल वैल्यू ऑफ दैट एसेट। This is very important. Loss of capital value in asset is more important, and there is a difference between loss of capital value of an asset and market value of an asset. So please try to understand it. And loss in capital value of asset is due to depreciation, wear and tear. साथ साथ बिकॉज ऑफ नई टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से बाकी जो नए कंस्ट्रक्शंस आते हैं, दे आर कमिंग आउट विथ वेरियस डिफरेंट न्यू एम्यूनिटीज के साथ या न्यू मॉडल्स के साथ आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो पुराने कंस्ट्रक्शंस है उनकी कैपिटल वैल्यू कम आ जाती है। Normally, the life of the building varies from 40 years to 80 years, and the useful life of a building can be extended by proper upkeep and maintenance of the property, making suitable additions and alterations to structure to improve the strength and durability. नॉर्मली जब हम कभी कभी बाहर जाते हैं तो वी सी दो बिल्डिंग हम देखते हैं या दो मकान देखते हैं, दोनों अगर साथ में कंस्ट्रक्ट किए होंगे, लेकिन एक मकान का अगर मेंटेनेंस ठीक ठाक किया होगा, इट लुक्स न्यू बिल्डिंग ओनली, न्यू न्यू हाउस ओनली। एंड दूसरे मकान का अगर मेंटेनेंस नहीं रखा होगा तो इट लुक्स लाइक एन ओल्ड प्रॉपर्टी।
In that is the reason its life of future life of the building is depending upon the maintenance of that property also. एंड इसीलिए इट इज एडवाइजेबल दैट अगर हमें हमारे प्रॉपर्टी का लाइफ बढ़ाना है वी हैव टू कीप इट अप टू डेट. So normally लाइफ ऑफ द बिल्डिंग वेरीज फ्रॉम 40 to 80 ईयर्स. नॉर्मली बिल्डिंग का लाइफ जो है वो 40 से 80 साल तक माना जाता है, इसके रेंज में रहता है. एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग कैन बी एक्सटेंडेड बाय प्रॉपर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको अभी बता दिया ना. लेकिन अभी ये 40 साल के बाद जब हमें नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ये बिल्डिंग तो हमारी खत्म हो जाएगी, तो तब नया बिल्डिंग के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? To avoid that problem, there is one concept, there is one fund known as a sinking fund. Sinking fund is very important definition from our examination point of view also. At the end of the life, those who are staying in a cooperative society, अगर वो आपका मंथली बिल निकाल के देखेंगे, जो कॉलम वाइज डिटेल बिल आता है, उसमें एक कॉलम लिखा होगा सिंकिंग फंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंकिंग फंड? At the end of the life of the structure, a property has to be replaced or rebuilt so that the income may continue for future period also. And the fund set aside for the purpose of recovering the original capital is called sinking fund. कि जैसे प्रॉपर्टी का लाइफ हमने एस्टिमेट किया हुआ है, इट इज बिटवीन 40 to 60 ईयर्स. तो जब भी प्रॉपर्टी का लाइफ खत्म हो जाएगा, we have to either rebuild that property or we have to replace that property. लेकिन उसके लिए जो कैपिटल लगेगा वो हम कहाँ से लेके आएंगे? उसी लिए सिंस बिगिनिंग हम एक सेपरेट फंड क्रिएट करेंगे एंड उसमें एवरी टाइम विल डू अ डिसाइडेड कंट्रीब्यूशन इन दैट, ताकि जब भी बिल्डिंग का लाइफ खत्म हो जाएगा या बिल्डिंग को रीबिल्ड करने का समय आ जाएगा, तभी हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल हो जाएगा. एंड दैट इज द रीजन उस फंड को सिंकिंग फंड करके पहचाना जाता है. द फंड सेट असाइड फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरिंग द ओरिजिनल कैपिटल इज कॉल्ड सिंकिंग फंड. The regular contribution from annual income to create the sinking fund depends on the compound interest it is supposed to earn over a life of the structure. The benefit of compounding इसको मिल जाता है, क्योंकि ये जो हम सिंकिंग फंड के लिए मंथली कंट्रीब्यूशन या एनुअल कंट्रीब्यूशन जो डिसाइड करते हैं, वहाँ हमें एक फैक्टर और मीन्स वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन टू फैक्टर्स. एक तो हमने पर एन्यूम या पर मंथ कितना कंट्रीब्यूट करना है, एंड वो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है क्या रेट ऑफ परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा या कंपाउंडेड हो जाएगा. दीज टू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा मंथली कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया जाता है. जो हमने बता दिया कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो कम हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? ऑल ऑफ अस मस्ट बी अवेयर अबाउट द वर्ड डेप्रिसिएशन. बट डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन का मीनिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन इज लॉस इन वैल्यू. अगर आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी लो, उसकी भी वैल्यू ड्यू टू वेयर एंड टेयर, यूज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है, उसी को भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो जब भी देर इज लॉस इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, दिस इज नोन एज द डेप्रिसिएशन. It is calculated based on the estimated useful life of a building after considering factors like wear and tear, climatic effect, and structural issues. This ensures that accumulated depreciation equals the original investment at the end of the lifespan. What is the meaning of this? कि अगर हम हर साल कोई डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का कंसिडर करते हैं, ड्यू टू डेप्रिसिएशन क्यों हो जाता है? एक तो वेयर एंड टेयर, बिल्डिंग पर यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए वेयर एंड टेयर की वजह से. क्लाइमेट जो हमारा है वो बिल्डिंग के लाइफ को अफेक्ट करते हैं. साथ साथ बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन इश्यू, स्ट्रक्चरल इश्यूज आ जाता है, इसी की वजह से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाती है. एंड दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज नोन एज द डिप्रिसिएशन फॉर दैट बिल्डिंग. दिस इंश्योर्स दैट, तो अगर हर साल जो हमारा बिल्डिंग की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, अगर उसके हम सभी कंप्लीट लाइफ ऑफ द बिल्डिंग में जो हमने डिप्रिसिएशन लगाया, कैलकुलेट किया है,
उसकी अगर हम टोटल करते हैं तो सम टोटल ऑफ दैट अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? अगर आज हमने 10 लाख रुपए का मकान लिया हुआ है एंड हमें लगता है कि एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 40 ईयर्स, तो इन दैट केस अगर 40 साल के बाद बिल्डिंग की वैल्यू मेरी जीरो होनी है तो हर साल मेरे को 25,000 रुपए डिप्रिसिएशन के तौर पे सिंकिंग फंड में डिप्रिसिएशन के तौर पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मेरे को डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा हर साल 25,000। अगर 40 साल का मैं डिप्रिसिएशन ऐड करता हूँ, इन अनदर वे व्हाट आई कैन से, व्हाट इज द सम टोटल ऑफ डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वैल्यू कितना हो गया? 40 साल का अगर 25,000 करके मैं कंसिडर करता हूं तो विच कम्स टू 10 lakhs, विच इज इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सो नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड इन 2 ways। तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाता है, दो तरह से या दो मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने कॉमर्स साइड की होगी, तो दे माइट हैव स्टडीड इट इन देयर कॉलेज लाइफ दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अनदर इज रिटर्न डाउन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? सिंपल, जो हमने ऊपर डिस्कशन किया, या इन द सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना है, उसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन पर एन्यूम। वेरी सिंपल। एंड एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, property of value of that property will become zero, and depreciation amount जो है, it will be equivalent to the original investment. In this method, the depreciation is allocated uniformly over the life of the property and is generally adopted for tax purposes and preparing financial statements. The annual depreciation is given by, क्या फॉर्मूला है उसका? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या है? सैल्वेज वैल्यू मीन जो लाइफ ऑफ द स्पैन बिल्डिंग का खत्म होने के बाद जो उसकी वैल्यू रहेगी, दैट इज नोन एज द सैल्वेज वैल्यू। So original cost minus salvage value divided by the life of the building in years. So original cost is 10 lakhs, salvage value is 1 lakh, estimated life is 40,000. What is the value of depreciation? Let us see. We will try to calculate here. What is the original cost? 10 lakhs. What is the salvage value? 1 lakh. So what is the total amount? 9 lakhs. 9 lakhs divided by what is the estimated life? 40 years. So divided by 40. So, so what is the depreciation per annum? Depreciation per annum will be 22,500. It is very simple to calculate, very easy to remember also. So now we will go for the next method. Next method is known as the return down method. तो रिटर्न डाउन मेथड में क्या है? इन दिस मेथड इट इज assumed that the property will lose value by constant percentage each year. फिक्स मेथड में हमने क्या किया था? फिक्स अमाउंट से वैल्यू डिप्रिशिएट होती है करके हमने कंसीडर किया था। इसीलिए एट द एंड ऑफ द 40 years और एट द एंड ऑफ द लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ द वैल्यू बिकम जीरो। लेकिन रिटर्न डाउन मेथड में हम क्या कंसीडर करते हैं? द वैल्यू, वी विल लूज द वैल्यू बाय सर्टेन परसेंटेज। As a result, the depreciation amount decreases annually as it's based on the diminishing value of the asset. क्योंकि बिकॉज ये हम डिप्रिसिएशन परसेंटेज वैल्यू में कंसिडर करते हैं, प्रॉपर्टी डिप्रिसिएशन हर साल कम हो जाते हैं। क्यों? मान लो फर्स्ट ईयर, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 10 lakhs।
जैसे हमने अभी देखा था, फर्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज, we'll take the value as 1 lakh example के लिए. First value of the property is 1 lakh. We are taking, because it is life of the property, we are presuming as 20 years. इसका मतलब 20 years है, तो per annum depreciation is 5%. So what is the first year depreciation? First year depreciation is 1 lakh into 5%. 5,000. सी इज इक्वल टू, मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 5,000 इज द माई डेप्रिसिएशन. तो अगर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 5,000 है, तो अगर मैं 1 लाख से 5,000 माइनस करता हूं, विच कम्स टू 95,000. सो नेक्स्ट ईयर आई विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन 95,000 इंटू 5%. कितना आ जाता है? 4,750. हैव यू सीन? फर्स्ट ईयर में कितना था? 5,000. सेकंड ईयर में इट केम्स टू 4,750. लाइक दिस, एवरी ईयर depreciation will go on decreasing. And why this method is advisable? क्योंकि जैसे जैसे टाइम हमारा चला जाएगा, बीता जाएगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट कम हो जाएगा एंड रिपेयर एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा. एज अ रिजल्ट ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो इनकर करना है ओनर को, दैट विल रिमेन द सेम, ताकि उनको लेटर ईयर्स में बर्डन ज्यादा नहीं आ जाएगा. दैट इज द रीजन रिटर्न डाउन वैल्यू इज ऑल्सो गुड एंड इट इज ऑल्सो adopted by many of the concerns. The purpose is to apply higher depreciation during the early years when the asset generates more income with lower repair costs, and lower depreciation in later years as repair expenses increases. ये जो मैंने आपको अभी बताया था. This method is also known as the declining balance method. What is the alternate name for written down method? This question may be asked. The alternate name for this method is declining balance method, and is generally adopted by industrial units because of advantage of lower income tax. Return down method जो है, normally it is adopted by the industrial units because of advantage of lower income tax. Sometimes they may ask the question why declining balance method or why return down method value method is adopted by the industrial units. तभी हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा. Now there is one important type of loan facility. Now in addition to housing loan, हमने housing loan डिटेल में काफी डिस्कशन किया है. There is one more type of loan which is prevalent in the market and which is important, is that is reverse mortgage loan. इन नॉर्मल केसेस में हाउसिंग लोन में हम क्या करते हैं? हाउसिंग लोन में हम नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन देते हैं. हम लोन देने से, लोन से कोई भी व्यक्ति मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं. रिवर्स मॉर्गेज लोन इज, इट इज नथिंग बट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. जो इस केस में जो हमारे बोरोर या अगर कोई प्रॉपर्टी के ओनर है, वो अपने प्रॉपर्टी के ऊपर लोन रेज करते हैं ताकि उनको पर मंथ दे विल गेट द मनी, एंड ये जो लोन है उनको आफ्टर देयर डेथ ओनली दिस इज टू बी रीपेड. मींस इफ दे आर नॉट, दे कैन रीपे इट एंड, लेकिन अगर वो रीपे नहीं कर सकते हैं, तो आफ्टर देयर डेथ द प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड एंड द लोन विल गेट एडजस्टेड. So this, it is very important scheme which one should understand. This scheme was introduced in India in 2007 and made applicable with effect from 1 April 1st, 2008. It is initiated by National Housing Bank to assist the senior citizens, individuals aged 60 years and above, in obtaining periodic payment from a lender by mortgaging their house while retaining the ownership and occupancy rights. It's a little bit big statement.
लेकिन रिवर्स मॉर्गेज लोन जो है वो 1 अप्रैल 2008 से इफेक्टिव हुआ है, एंड इसको नेशनल हाउसिंग बैंक ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या कंडीशन है, जो इंडिविजुअल 60 साल या उसके ज्यादा एज के हैं, दैट इज सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन अपने नाम पे मकान होल्ड करते हैं, वो अपने मकान के अगेंस्ट लोन रेज कर सकते हैं। एंड इन दैट वे उनको उस लोन का जो उस लोन से उनको पर मंथ कोई स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट मिल सकती है, या अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज है या, तो they will get certain amount of this value of the property. The quantum of the loan is decided on the value of the property of that particular owner. The borrowers are not, यहाँ देखिए, the borrowers are not required to service the loan during their lifetime, so there is no monthly repayment of principal and interest to the lender. To qualify for a reverse mortgage loan in India, the borrower must own a residential property with clear title, free from encumbrances, and with a residual life of at least 20 years. अगर कोई व्यक्ति अगर रिवर्स मॉर्गेज लोन लेना चाहते हैं, तो क्या क्राइटेरिया है? एक तो पहले वो सीनियर सिटीजन होने चाहिए, उसके साथ साथ उनके पास एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई और चार्ज नहीं होना चाहिए, क्लियर, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस होना चाहिए, एंड रेसिडुअल लाइफ ऑफ दैट बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन जो है कम से कम 20 साल होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस कंप्लाई करती हैं, इन दैट केस दे आर एलिजिबल फॉर रिवर्स मॉर्गेज लोन। Additionally, the property must serve as the borrower's permanent primary residence. ऐसे नहीं होगा कि उनका प्राइमरी रेसिडेंस कोई अलग है। बोरोअर का परमानेंट प्राइमरी रेसिडेंस जो है उसी के ऊपर वो रिवर्स मॉर्गेज लोन अवेल कर सकते हैं। एंड commercial property is not eligible for availing of reverse mortgage loan. Important thing which one should remember from exam point of view. The amount of reverse mortgage loan depend on the age of the borrower, appraised value of the house, ये ऑलरेडी आपको बताया था मैंने, एंड प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। कौन से 3 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं? एक तो एज ऑफ द बोरोर, बोरोर का जितना एज ज्यादा होगा उतना कम अमाउंट मिल जाएगा। साथ साथ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है, दैट इज द मेन फैक्टर, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यूएशन ओनली रिवर्स मॉर्गेज लोन कंसिडर किया जाता है। एंड प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में इमीडिएटली इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट प्लेज अ की रोल इन दैट। हेंस द मैक्सिमम मंथली पेमेंट्स आर कैप एट ₹50,000। तो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन इस तरह से दिया जाता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पर मंथ जो उनको ओनर को जो इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, दैट विल बी मैक्सिमम अप टू ₹50,000। एंड अगर उनको कोई लमसम अमाउंट की रिक्वायर की जरूरत हो गई, अगर मैक्सिमम लमसम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी अलाउड टू 50% of the total eligible loan amount with a cap of ₹15 lakhs। तो अगर उनको कोई लमसम अमाउंट की जरूरत पड़ी फॉर एनी मेडिकल पर्पज या फॉर एनी अदर पर्पजेस एज पर गाइडलाइंस, तो उनको ज्यादा से ज्यादा 50% ऑफ द लोन अमाउंट सैंक्शन किया होगा उसकी मिलेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹15 लाख। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड 50% अमाउंट या 15 लाख तक उनको लमसम में मिल सकती है, एंड रिमेनिंग अमाउंट पीरियड इज एलिजिबल फॉर पीरियडिक पेमेंट। All payments of a reverse mortgage loan is exempted from income tax under Section 1043 of the Income Tax Act 1961। So Section 10 जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें एग्जम्पशंस में रिवर्स मॉर्गेज लोन की अमाउंट भी इंक्लूडेड है। If the borrower outlives the loan tenure, they retain ownership of the house property and are not required to repay the loan during their lifetime, provided the property remains their primary residence। कि जितने साल के लिए लोन सैंक्शन किया होगा, उससे ज्यादा पीरियड के लिए अगर बोरोवर जीते हैं, जिंदे रहते हैं, इन दैट केस
उनको जो ऊपर का जो पीरियड होगा उसके लिए भी वो प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं, एंड उनको वो लोन लाइफ टाइम में रीपे करने की जरूरी नहीं है। इफ दे वांट टू रीपे दे कैन रीपे, बट अदरवाइज उनको ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम उनको लोन रीपे करने की जरूरत नहीं है। एंड लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, उनका प्राइमरी रेसिडेंस जो है वही होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे फॉर दोज हु डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। अगर किसी का अपना खुद का मकान है एंड अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो रिवर्स मॉर्गेज लोन अगर अवेल करते हैं तो उनको ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम दे विल गेट मंथली अमाउंट, जो उनको बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकती है। पीरियोडिक पेमेंट सीजेस, ये जो पीरियोडिक मंथली पेमेंट या क्वार्टरली पेमेंट या एनुअल पेमेंट जो उनको मिलना है, पीरियोडिक पेमेंट जो सीजेस आफ्टर द लोन टेन्योर एंड्स, तो इसके लिए जितने पीरियड के लिए लोन सैंक्शन किया होगा उतने पीरियड तक उनको पीरियोडिक पेमेंट मिलेगा। लेकिन वंस दैट लोन टेन्योर इज ओवर, दे विल नॉट गेट एनी पीरियोडिक पेमेंट फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो उनका लोन अमाउंट हो गया होगा उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा जब तक वो लोन रीपे नहीं किया जाता है। एंड अपॉन द बोरोर्स डेथ और परमानेंट relocation from the house, the loan is repaid from the sale proceeds of the mortgage property. एंड अनफॉर्चुनेटली जब बोरोर का डेथ हो जाएगा, या अगर वो मकान छोड़ के दूसरी जगह रहने के लिए परमानेंटली चले जाते हैं, इन दैट केस उनका वो जो प्रॉपर्टी है वो बेच दिया जाएगा, एंड उससे जो प्रोसीड्स आ जाएगी उससे वो लोन एडजस्ट किया जाएगा। However, here the borrower, their heirs can prepay the loan during the tenure or later without any prepayment levy. Otherwise, it will be settled using the proceeds from the sale of the mortgage property. मान लो वो बोरोर के पास अगर कोई पैसे हैं एंड अगर वो लोन को रीपे करना चाहता है या प्रीपे करना चाहता है, वो विदाउट प्रीपे चार्जेस पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आफ्टर द डेथ ऑफ द बोरोर, अगर लीगल हेयर जो है उस लोन को प्रीपे करना चाहता है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहता है, इन दैट केस दे कैन मेक द पेमेंट प्री पेमेंट ऑफ द लोन, और दे कैन मेक द पेमेंट ऑफ द लोन विदाउट एनी प्रीपेमेंट प्रीपेमेंट लेवी चार्जेस, एंड देन इन दैट केस दे कैन गेट देयर प्रॉपर्टी बैक। लेकिन अगर वो दोनों में से कोई भी आइदर बोरोर और देयर लीगल हेयर लोन रीपे नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लेंडर जो है वो प्रॉपर्टी बेच देंगे एंड अपना लोन उसमें से एडजस्ट करेंगे। All reverse mortgage loans are expected to carry a clear and transparent, no negative equity or non-recourse guarantee. Very important term that one should remember. आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है। All reverse mortgage loans are expected to carry a clear and transparent, no negative equity or no recourse guarantee. What is the meaning of no negative equity? That is, the borrowers will never owe more than the net realizable value of their property. नो निगेटिव इक्विटी का मतलब यही है कि बोरोर के पास जो कर्जा होगा, बोरोर ने जितना लोन लिया होगा, वो कभी भी प्रॉपर्टी की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं होगा। प्रॉपर्टी का लोन अमाउंट हमेशा प्रॉपर्टी के नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कम होगा, ताकि जब भी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो आएगी उससे उनका लोन कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाएगा, and that loan will never remain outstanding after the sale of the property. So this concept is very important concept and new word for you. Please try to remember it क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक आपने जितना डिस्कशन किया था, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन आंसर। एज यूजुअल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंसर के साथ कंफर्टेबल हो तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। What is the purpose of a sinking fund in property valuation? प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में सिंकिंग फंड का पर्पस क्या है? टू कवर द रिपेयर एक्सपेंसेस, टू फाइनेंस एडिशनल कंस्ट्रक्शन, टू रिकवर द ओरिजिनल कैपिटल एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स लाइफ, एंड टू पे द प्रॉपर्टी टैक्स।
जो मैंने आपसे काफी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। सिंकिंग फंड का पर्पज यही है, टू रिकवर द ओरिजिनल कैपिटल एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स लाइफ। So C is the correct answer for our question. What is the main advantage of written down value or written down value method of depreciation? Written down method जो है उसका main advantage क्या है? इसका मेन एडवांटेज ये है, इट प्रोवाइड्स हायर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, इट सिंप्लीफाइज टैक्स कैलकुलेशन, इट प्रोवाइड्स हायर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग लेटर ईयर्स, इट स्प्रेड्स डेप्रिसिएशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। जैसे हमने डिटेल में कैलकुलेशन एग्जाम्पल के साथ देखा था कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा रहता है, एंड एज द टाइम प्रोग्रेसेस, एज द पीरियड प्रोग्रेसेस, depreciation value कम हो जाती है। So A is the correct answer. It provides higher depreciation during early years. What is the eligibility criteria for availing a reverse mortgage loan in India? रिवर्स मॉर्गेज लोन अवेल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट, एक तो वो सीनियर सिटीजन होने चाहिए। सेकंड, उनका अपना खुद का मकान होना चाहिए। टाइटल क्लियर होना चाहिए। These are the three conditions they should comply. So C, D is the correct answer for our question. Next question. What happens if the borrower outlives the loan tenure under reverse mortgage? अगर जितने टाइम के लिए रिवर्स मॉर्गेज लोन अप्रूव किया है उससे ज्यादा पीरियड के लिए अगर बोरोर रहते जीवित रहते हैं तो क्या उसका परिणाम है, क्या नतीजा है? इन दैट केस, बोरोर अगर उनको मंथली इनफ्लो तो नहीं मिलेगा, दे विल नॉट गेट द regular amount, they will not get a regular amount, but they can retain the ownership without repayment obligation. So C is the correct answer for this question. What guarantee do all reverse mortgage loan carry? रिवर्स मॉर्गेज लोन कौन सी गारंटी कैरी करते हैं? नो प्रीपेमेंट लेवी, नो निगेटिव इक्विटी और नॉन रिकोर्स गारंटी, नो इंटरेस्ट एक्रूअल, नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। अभी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि रिवर्स मॉर्गेज लोन में नो निगेटिव इक्विटी गारंटी कैरीज और नॉन रिकोर्स गारंटी कैरीज। So B is the correct answer for our question. What determines the periodic payment under reverse mortgage loan? रिवर्स मॉर्गेज लोन में पीरियोडिक पेमेंट किस तरह से डिसाइड किया जाता है? इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बोरोर एज, बोरोर का एज क्या है एंड उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है। ये दो चीजों के ऊपर उनका पीरियोडिक पेमेंट डिसाइड किया जाता है। इन एडिशन टू दैट द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट ऑल्सो प्लेज अ की रोल। लेकिन जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें बी इज द मोस्ट सुटेबल अप्रोच, बी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। सो बी इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग, ताकि वो भी आपके साथ साथ इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी आप अच्छे एग्जाम में अच्छे स्कोर के साथ मार्क्स पास कर सकते हैं। आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब इट बाय प्रेसिंग दिस बेल आइकन, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो और आपको अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आपका क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे कन्वे कीजिए। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड इट इमीडिएटली। विद दिस we will conclude our discussion here for a day, and thank you very much.